गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रही हूँ। अब आपका थ्योरी पार्ट स्टार्ट हो गया है। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट आपकी चली गई है शैक्षिक तकनीकी से, यानी कि आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी से। फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी है। सेकेंड यूनिट आपका कम्युनिकेशन से है। कम्युनिकेशन में मैंने आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। इसके बाद से भी मैं आपको जो आपका सेकेंड यूनिट है कम्युनिकेशन से, उससे मैं अपडेटेड आपको और भी चीज़ें ऐड कराऊंगी। तो आपके पास पहले बात तो ये यूनिट में रखा हुआ है, फिर भी आप इसको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके भी नोट्स आप बना लेंगे। आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आपको बीएड में ही नहीं एमएड में भी कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्लस आपको नेट की भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी मैं आज पढ़ाऊँगी वो आपके आगे के इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नोट्स बनाते हुए जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका ईडीओ बीएड आपका 113 है, टेक्नोलॉजी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कम्युनिकेशन लैटिन शब्द के कम्युनी शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉमन, यानी कि इसमें विचारों को साझा करना होता है। एक तरह से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ही आपका कम्युनिकेशन है। यानी कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में जो हम बात करते हैं दूसरे को समझ में आ जाए तो वो कम्युनिकेशन है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन उन सभी चीज़ों का योग है जो एक व्यक्ति करता है जब वो दूसरे के दिमाग से समझ पैदा करता चाहता है या अर्थ को सेतु के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ समझते हैं तभी हम उस बात को बता पाते हैं, समझ पाते हैं और उसकी बात को हम रख पाते हैं, ठीक है। इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया शामिल होती है। यानी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है कॉमन भाषा में, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी भाषा है। अगर मैं हिंदी में बात कर रहे हैं हम लोग तो हिंदी में ही मैं बात करूँ, अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में बात करूँ। यानी मेरी बात आपको समझ में आना चाहिए, तो वो कॉमन भाषा होनी चाहिए जो आपको भी समझ में आए और मैं भी आपसे साझा कर पाऊँ। तो ये क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। यानी कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ को पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे तक सूचना और समझ को पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो ये दो तरफा होता है। यानी दो तरफा संचार, एक की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। मैं और आप दो लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है यानी दो तरफा, यानी कि ट्रू वे में बात है, यानी टू वे कम्युनिकेशन होता है। साथ साथ में इसमें भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर बच्चा अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में बात कीजिए, अगर वो दूसरी भाषा में जानता है तो उस भाषा में बोलना, आपका भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इसी से आपकी इंटरेक्शन भी बना रहता है। इसके बाद से संचार की प्रक्रिया में आपको पता है संचार की प्रक्रिया करने के लिए दो या दो से अधिक लोग के बीच में सतत प्रक्रिया होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दो लोग के बीच में जो संचार होता है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जो क्रम संख्या चलती है, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद से शब्दों का जो भी हम प्रयोग करते हैं उसको हम सांकेतिक रूप में यानी कि हम साइन के थ्रू भी बता सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे बोल के बताऊँ। हम लोग मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी और अमौखिक रूप से भी बात को करते हैं। अगर मैं कोई जेस्चर्स के थ्रू भी बताना चाहती हूँ, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का रूप होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मैं सिर हिला रही हूँ, आंखें घुमा रही हूँ, या फिर स्कूल या कॉलेज को बंद करने के लिए घंटी का बजाना, ये भी एक साइन है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। यानी वो भी एक साइन है क्या करने के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके बाद से संचार के उन सभी चीज़ों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के मन को समझ में पैदा करता है, पैदा कर लेता है, यानी उसकी बात को समझ लेता है। इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित सतत प्रक्रिया शामिल हो जाती है। यानी कि दो या दो से बीच में जो संचार होता है वही हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें सूचना को पूरा करने के बजाय उसे समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कोई भी डाटा आपको मैंने दे दिया और आपने लिख लिया, नहीं, आपको मुझे समझाना होता है। अगर आप में समझ पैदा हो गई है तो आप मेरी बात का उत्तर देंगे। यानी फीडबैक अगर मिल जाता है तो एक टीचर और स्टूडेंट में अगर फीडबैक नहीं है तो वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं मान जाता है, यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है, ठीक है।
इसके बाद से औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकता है। जैसे मैं कई चीज़ें आपको औपचारिक यानी स्कूल में एक स्थान पे, एक जगह पर, एक विधि के अनुसार, एक पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रही हूँ, वो भी कम्युनिकेशन है। और अनौपचारिक यानी मैं किसी को देख के भी कोई चीज़ कर रही हूँ तो भी, अगर मैं उसका अनुसरण कर रही हूँ तो भी वो कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे आपका कोई चैनल है, संचार चैनल है, या फिर उसका हम देख रहे हैं चैनल के थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं तो भी वो क्या है, कम्युनिकेशन ही कहलाता है। ठीक है। इसके बाद से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में संचार के लिए एक आवश्यक नहीं है कि प्राप्तकर्ता यानी जो सेंडर है और जो क्या है आपका रिसीवर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने ही सेवा कर दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोनों हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हो, और क्या पता एक दूसरे इनडायरेक्ट रूप से भी बात कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन हो सकती है, अगर हम उन दोनों की भाषा को समझ रहे हैं। ठीक है। संचार का अर्थ होता ही है कि आमने सामने बातचीत करना या अप्रत्यक्ष रूप से संचार के माध्यम के द्वारा बात करना। ठीक है। इसमें जैसे कि आपका है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, दो वर्ड आपने देखे, तुल्यकालिक संचार और अतुल्यकालिक संचार। सिंक्रोनस जैसे मैं आपसे अभी सामने सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं तो ये सिंक्रोनस है। वीडियो कॉलिंग हो रही है, सिंक्रोनस है। पर अगर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसके बाद आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो असिंक्रोनस, जिसे हम अतुल्यकालिक बोलते हैं। ठीक है। तुल्यकालिक संचार का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक लोग वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान प्रदान करें तो वह तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस है। जैसे वीडियो कॉल में आप बात कर रहे हैं, फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं तो सामने सामने बात कर रहे हैं, वास्तविक समय पे बात कर रहे हैं, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वह तुल्यकालिक संचार यानी कि सिंक्रोनस हो जाता है। असिंक्रोनस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में डेटा का आदान प्रदान संदर्भित करता है, यानी कि आपको देता है, जिसके लिए सभी प्राप्तकर्ताओं को तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने रिकॉर्डेड पढ़ा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपने मुझे कोई क्वेश्चन किया तो मैं उसी समय आपको आंसर दूँ। क्या पता मैंने 2-3 दिन बाद देखा तब मैंने रिप्लाई किया, तो आपको तुरंत उसकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह असिंक्रोनस है। ठीक है। इसके बाद से आपको पता है 4 आपके कम्युनिकेशन होते हैं, 4S कम्युनिकेशन। इसमें आपका कोई भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें शॉर्टनेस होनी चाहिए, यानी संक्षिप्तता होनी चाहिए, बहुत कहानी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। ठीक है। सिंप्लिसिटी होनी थी, सरलता होनी चाहिए, यानी मैंने कहा ना कि सामान्य रूप में जो भाषा हम एक दूसरे पे प्रदान करते हैं वही हमारा कम्युनिकेशन है। सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, ये बहुत हार्ड वर्ड्स डाल दिया तो बच्चे को समझ में नहीं आया, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका मजबूती होनी, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप कोई भी चीज़ बोले उसका ठोस होना चाहिए, यानी आप कोई भी चीज़ उसका वजन होना चाहिए, ये नहीं कि आप हवा में बात कर रहे हैं। इसके बाद से लास्ट आपका सिंसियरिटी होनी चाहिए, यानी ईमानदारी भी इसमें ज़रूरी है। सिंसियरिटी, आप कोई भी चीज़, आपका उत्तरदायित्व है, आपको क्या करना है, एक टीचर का उत्तरदायित्व है बच्चे से कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार में उसको लाना है, तो ये आपका सिंसियरिटी और ईमानदारी भी इसमें होना चाहिए। 4S ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। संक्षिप्तता, सरलता, मजबूती, ईमानदारी। 4S मतलब शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। ठीक है। इसके बाद से आपका प्रोसेस देखते हैं कि सेंडर के थ्रू आपका फीडबैक मिलता है। आपका सेंडर पहले होता है, वो एनकोड करता है। सेंडर मतलब प्रेषक, यानी मैं आपकी सेंडर हूँ, मेरे को जिस भाषा में आपको पढ़ाना है मैंने उसको एनकोड किया, मैंने अपना लैपटॉप पे उसको अरेंज किया कि मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है, मैंने एनकोडिंग किया। उसके बाद से मैंने किसके मीडियम के थ्रू पढ़ाया, मैंने मोबाइल के थ्रू, यानी मेरा मीडिया क्या है, मोबाइल है। उसके बाद से आपको ये रिसीव हुआ, यानी आपने रिसीव किया। उसके बाद में आपने इसको समझा, डिकोड किया, आपने समझा और फिर आपने मुझे फीडबैक दिया, कमेंट में बताया कि सर मैम ये हमें चीज़ समझ में आ गई। तो ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन में। ठीक है। इसके बाद से आपका आता है टॉपिक की इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो आपको जो भी संदेश आप दे रहे हैं वो स्पष्ट देना चाहिए, यानी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। संदेश जो भी दे रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, सही संदेश देना चाहिए, गलत संदेश नहीं देना चाहिए। फिर कोई भी मैसेज आप दीजिए, कंप्लीट दीजिए। अगर मैं बोलूँ कि कल आपको आना है तो आपको क्या पता चलेगा, अगर मैंने आपको बोला सही से मैं मैसेज दूँ कि कल आपको ड्रेस में आना है, तब आपको पता चलेगा कि ड्रेस में आना है, कल आपको आना है। मैं आधा अधूरा मैसेज नहीं दे सकती हूँ, आपको मुझे पूरा कंप्लीट मैसेज देना, तभी आपको समझ में आए, यानी पूर्ण संदेश आपको देना चाहिए। फिर आपका आता है सटीक संदेश, यानी कि आपको बिल्कुल प्रॉपर जो भी आपका करेक्ट है वही संदेश देना चाहिए। उसमें संदेश में आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर उसी परीक्षण को बार बार किया जाए और एक ही रिजल्ट आए, सेम रिजल्ट आए, तो विश्वसनीयता हो जाती है। विश्वसनीयता क्या होती है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक ही
आपका क्लासरूम है, उस टेस्ट को, एक टेस्ट को मैंने बनाया, उस टेस्ट को मैंने दिया, बच्चों ने टेस्ट दिया और उसको बार बार मैंने दिया, फिर भी रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है, तो वो रिलायबिलिटी है, यानी विश्वसनीयता है। फिर आपका आता है प्राप्तकर्ता का विचार, यानी कंसिडरेशन ऑफ द रिसेप्शन। आपका प्राप्तकर्ता का विचार, उसके भी विचारों को ध्यान में रखना है। फिर आपका प्रेषक की विनम्रता की भी बात करता है, यानी आपको कोई भी चीज़ लॉजिकली कर्टसी बताना है, यानी विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत रूड बात कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। इंग्लिश में एक बार मैं बोल दे रही हूँ, क्लियर मैसेज होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, प्रिसाइज मैसेज यानी कि आपका संक्षिप्त होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, कंसिडरेशन ऑफ रिसिपेंट होना चाहिए और सेंडर कर्टसी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद से प्रभावी संचार कौशल में आपका पता है कि संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना कला के साथ साथ निरंतर अभ्यास और अनुभव के बाद विकसित एक कौशल है। अगर हम कोई इफ़ेक्टिव संचार कर रहे हैं तो वो स्किल कैसी है? हम अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा इस कौशल में क्या करते हैं? निपुणता पाते हैं। तो यानी कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी एक कला है। जैसे आप पढ़ते बहुत कुछ है, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, पर उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं वो एक कला है। ठीक है। सिस्टमैटिक रूप आपका वैज्ञानिक रूप से है, क्रमित रूप से बात कर रहे हैं, पर उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपका एक आर्ट है। ठीक है ना। टीचर का भी एक कला है कि वो कैसे उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके बाद से इस कौशल में आपके जो प्रभावी संचार कौशल है उसमें आपके 4 कौशल है। जैसे अवलोकन, पहले ऑब्जर्व करता है, पहले ऑब्जर्व करता है। उसके बाद से स्पष्टता और संक्षिप्तता, यानी स्पष्ट चीज़ें बतानी है। फिर सुनना और समझना, पहले बात को सुनना है, पहले बीच में नहीं बोलना है। जब आप बात कर रहे हैं तो उसके पहले बात को सुनना है, पहले लिसन करना है। कम्युनिकेशन में एक सबसे बड़ा कौशल क्या है कि उसको एक अच्छा, सतर्क और धैर्यवान श्रोता होना चाहिए, यानी कि बहुत ध्यान से उसको सुनना चाहिए दूसरे की बात। जब वो संदेश को अच्छी तरह से समझने और सुनने लगता है तब उसकी व्याख्या करने में वो सक्षम होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ आप पहले दूसरे की बात को समझिए, सुनिए, पूरी बात सुनिए, उसके बाद से अपनी बात को कहिए, तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके बाद से भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होती है। आपको भावनाओं से जुड़ जाते हैं। आप जब कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से तो हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं, तो ये भी एक बुद्धिमत्ता का कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है शाब्दिक और अशाब्दिक संचार, जिसे हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आपके बोले गए और लिखे गए दोनों शब्द शामिल होते हैं। ये संचार के उस रूप को संदर्भित करता है जिसमें एक संदेश शाब्दिक रूप से संप्रेषित किया जाता है, यानी कि मैं बोल के कोई चीज़ कर रही हूँ या लिख के दे रही हूँ, जिसमें आपका किस आता है। किस यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका क्या फुल फॉर्म क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लगभग शाब्दिक शब्द में ये प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके 2 चीज़ें श्रेणी में आ जाते हैं, एक तो मौखिक संचार है और एक है अमौखिक। मौखिक में आप आमने सामने बातचीत करते हैं, जैसे भाषण है, टेलीफोन पे बातचीत कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ये किस में है? मौखिक संचार में, यानी कि आप मौखिक रूप से आप क्या कर रहे हैं? बोले गए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें आपका बोलने में आपका वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि बोलने का एक मात्रा होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, बोलने की स्पष्टता होनी चाहिए और तारतम्यता होनी चाहिए। यानी जो भी हम बोल रहे हैं उस स्वर की ऊंचा उठना या फिर विनम्रता से बात करना, ये सब चीज़ें उसकी तारतम्यता में आ जाती हैं। इसके बाद से वॉल्यूम में बात करें तो ये लोगों की संख्या के निकट पर निर्भर करता है, कि जैसे कि आप डेसिबल इकाई में मापा जाता है, आपको पता है, आप सामने हैं, तो वो चीज़ें वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। फिर गति, यानी कि शब्दों को बोलते समय गति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो लयबद्ध आवाज़ ध्वनि से आपको अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी नहीं तो हमारी क्या आती है? अनिश्चितता आती है या फिर अनियमितता भाषण का संकेत देखने को मिलता है। इसके बाद से बोलने की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि उचित उच्चारण और शब्दों का सहज वितरण एक संदेश को बहुत प्रभावी बनाता है। ये आपको पता है कि बोलने से, बहुत प्यार से कोई बोलता है तो उसके साथ हम बात घुलने मिलने लगते हैं, पर अगर बहुत रूड बोलता है तो हम उसके साथ बात करना नहीं चाहते हैं, हम उससे कटे कटे रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका सबसे पहले रिलेशनशिप के बेस पे होगा, फिर दूसरा आपका पर्पस के या फिर स्टाइल के बेसिक्स पे होगा, और नेक्स्ट आपका होगा डायरेक्शन के बेसिक पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप एलिमेंट के हिसाब से, तो उसमें आपका इंटरपर्सनल, जिसे हम डायरेक्टिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दूसरा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन,
थर्ड है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन और लास्ट है आपका मास और मेडिटेटेड कम्युनिकेशन। सबसे पहले इंटरपर्सनल का मतलब हिंदी में आपको मैं बता दूं तो अंतर्वैयक्तिक है, और इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक कम्युनिकेशन है। ग्रुप आपको पता है समूह कम्युनिकेशन या समूह संचार है। मास का मतलब होता है जन, और मेडिटेशन का मतलब होता है मध्यस्थता संचार। तो ये आपकी चारों हैं। अगर हम बात करें इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल होता क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। इसके बारे में आपको पूछ लेता है, कई बार शॉर्ट्स में भी पूछ सकता है और कई बार आपको इसमें टिप्पणी भी पूछ लेता है। तो अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब शाब्दिक और अशाब्दिक तरीकों से सूचनाओं का या विचारों का या भावनाओं का आदान प्रदान जब होता है और जब ये प्रोसेस चलता है तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। अंतर्वैयक्तिक यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में शाब्दिक और अशाब्दिक तरीकों से सूचनाओं का आदान प्रदान होना ही अंतर्वैयक्तिक संचार है। जैसे आपको पता है मेरे हाव भाव आपको देखने को मिल रहे होंगे, शारीरिक भाषा भी आपको, मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको पता चल रहा है, मेरे हाव भाव, मेरे जो आवाज़ है वो आपके हम आमने सामने आदान प्रदान हो रहा है। तो वो क्या है, आपका अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद से दूसरा जो है आपका कौन सा है, दूसरा आपका है अंतःवैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक में सबसे पहले 3 चरण होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्वैयक्तिक में 3 चरण होते हैं। पहला होता है फैटिक चरण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संपर्क परख चरण। दूसरा है व्यक्तिगत चरण यानी कि पर्सनल स्टेज, और लास्ट है आपका अंतरंग चरण, इसको हम बोलते हैं इंटीमेट चरण, ठीक है, इंटीमेट स्टेज। अब ये क्या संपर्क चरण होता क्या है, पहले आपको ये पता है फैटिक चरण होता क्या है। फैटिक चरण का मतलब होता है जब हम किसी से गुड मॉर्निंग कहते हैं या फिर बातचीत में हाय हेलो करते हैं या बधाई देते हैं, अलविदा कहते हैं, तो ये फैटिक चरण होता है। जैसे हम बस में जा रहे हैं तो किसी आप बैठे हुए हैं तो हाय हेलो हो जाता है, थोड़ा बहुत नाम पता होता है, यही होता है, हम अपनी पूरी जानकारी नहीं देते हैं, तो वो क्या होता है फैटिक चरण। यानी आप संपर्क में आए और आपने हाय हेलो किया, थोड़ा सा बात प्रारंभ करने की एक तरह से इंट्रोडक्शन जवाब देते हैं, तो वो फैटिक चरण में आ जाता है। दूसरा चरण जो आपका है व्यक्तिक वाला यानी व्यक्तिगत चरण, यानी हम बात जब दो लोग के बीच में बातचीत हो रही होती है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेन हो जाते हैं, यानी कि दोनों झिझक तो महसूस होती है पर हम थोड़ी बहुत बात बताते हैं कि हमारा एड्रेस यहाँ है, हम यहाँ पर रहते हैं, इतनी थोड़ी बहुत बातें होती है। तो ये व्यक्तिगत यानी अपना पर्सनल आपका इंट्रोडक्शन आप देते हो। थर्ड है इंटीमेट चरण। इंटीमेट चरण यानी अंतरंग चरण क्या होता है, जब हम अपनी फैमिली के अंतर्गत रहते हैं, यानी फैमिली के साथ हम बात करते हैं, करीबी मित्रों से बात करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों को जब हम अनौपचारिक रूप से जब हम किसी के साथ बात करते हैं या अपने भावनाओं को या रहस्यों को किसी के साथ बताते हैं तो इंटीमेट हो रहे हैं, यानी उन्हें हम अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो वो क्या है अंतरंग चरण हो जाता है, यानी इंटीमेट चरण हो जाता है। तो ये किसके चरण हैं, ये आपके अंतर्वैयक्तिक चरण हैं, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार के 3 चरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है अंतःवैयक्तिक चरण। अंतःवैयक्तिक चरण, अंतःवैयक्तिक चरण में आपके संचार को स्वयं के साथ संचार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें जैसे आप कल्पना करते हैं या कोई दृश्य देख के कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपनी चीज़ों को दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है अंतःवैयक्तिक। भगवान से भी जो हम धार्मिक रूप से भगवान से हम जब मिलते हैं, भगवान को हम बात करते हैं भगवान से, तो वो भी अंतःवैयक्तिक चरण में आ जाता है, ठीक है। इसमें यानी कि स्वयं से जब हम बात करते हैं या फिर भगवान से बात करते हैं या फिर अपने ही आंतरिक संघर्ष का समाधान ढूंढते हैं, तो ये सब क्या होता है अंतर्वैयक्तिक चरण हो जाता है या अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाता है। इसमें देवी देवता भी आ जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर भी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आता है आपका जन और मध्यस्थता संचार। इसमें आपको पता है कि जनता के साथ संचार करना ही जनसंचार है, ये तो आप सबको भी पता है। इसमें हमारा कह सकते हैं कि जिस माध्यम से संचार होता है उसे जनसंचार माध्यम कहा जा सकता है। यानी अगर हम टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पत्रिकाओं के थ्रू या पत्र के द्वारा या फिल्म के द्वारा जब हम कोई बात बताते हैं तो वो जनसंचार के उदाहरण में आ जाता है। फिर आपका आता है समूह संचार। समूह संचार आपको पता है कोई संगठन है, क्लब है, कक्षा है या छोटा या बड़ा समूह है, उसमें जब हम अपने व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हैं और साथ में व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है समूह संचार हो जाता है। एक तरह से वो व्यक्तिगत अपना जो पहचान है उसको बनाए रखता है, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी अपनी पहचान को कायम रखते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें सब एक तरह समूह बना के कोई चीज़ डिस्कस करते हैं। कक्षा या छोटा हो या बड़ा हो उसमें भी हम कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो आपके समूह संचार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये तो रहा आपका अंतःवैयक्तिक संचार, ठीक है। इसके बाद से आपका आता है
संबंध का हो गया आपका, यानी संबंध तत्व के आधार पर हमने 4 चीज़ें देख ली, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन और मध्यस्थता संचार। ये चारों चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद से हमारा आता है उद्देश्य और शैली के आधार पर। उद्देश्य और शैली, आपको पता है हमारे उद्देश्य क्या है, औपचारिक संचार है, ठीक है ना। उद्देश्य हमारे क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। तो उद्देश्य और शैली के आधार पे हमारे औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार ये दोनों आ जाते हैं। थर्ड है आपका दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर सबसे पहले आता है ऊर्ध्वाधर संचार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरा आपका क्षैतिज संचार, जिसे हम हॉरिजेंटल या फिर आपको लेटेंट संचार भी या फिर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और लास्ट आपका विकर्ण संचार, यानी कि आपका डायगोनल संचार कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम इसके बारे में समझ लेते थे होता क्या है। ऊर्ध्वाधर संचार यानी कि आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन होता क्या है, जो कि आपका सबऑर्डिनेट से सुपीरियर जाएगा या फिर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, यानी कि ऐसे रहेगा, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा। जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपके नीचे से सबऑर्डिनेट्स है और वो सुपीरियर की तरफ अपनी चीज़ों को दे रहा है, यानी अपने डिमांड्स को बता रहा है, और सुपीरियर आपको ऑर्डर दे रहा है नीचे की तरफ सबऑर्डिनेट। ये वर्टिकल में चलता है, ठीक है ना, यानी या तो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये मूल रूप से एक औपचारिक संचार है, जहाँ पर संचार सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रखता है। इसमें आदेश जो होती है ना, आदेश देने का, वो पदानुक्रमित श्रृंखला के रूप में अनुसरण करता है। एक तरह से जो आदेश दिया जाता है उसे क्रमित रूप से अनुसरण करना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो सकती है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब आता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल यानी कि ये संचार जहाँ लोग अपने सहयोगी और साथियों के साथ समान स्तर पर आदेश का जो क्रम होता है उस श्रृंखला को संचार में करते हैं, यानी संचार करते हैं। एक तरह से हम सहयोगी और जो साथी हैं वो समान रूप से जब हम कोई क्रम को करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल हो जाता है। हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ सामने आमने सामने, ठीक है। इसके बाद से डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसको हम विकर्ण संचार या पार्श्व संचार कहते हैं। ये संचार आपका मुक्त प्रवाह होता है, इसीलिए पदानुक्रमित कोई बाधा नहीं होती है और ये वरिष्ठ और अधीनस्थ के साथ सहकर्मियों के बीच में संबंध को प्रोत्साहित करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायगोनल कम्युनिकेशन में आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका पर्सनल है, फिर उसके बाद से फाइनेंस है, फिर सेल्स है और परचेज है। यानी ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि उसे क्रम में रखना है। जिससे आपकी ज़रूरत पड़ती है वो आप कार्य को करते जाते हैं, यानी डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाता है। आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ऐसे, ठीक है। तो ये आपका डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आपने समझ लिया। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने 3 बेसिस पे देखा। सबसे पहले रिलेशनशिप एलिमेंट पे देखा, जिसमें हमारा इंटरपर्सनल डायरेक्टिंग कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसे। फिर आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन और फोर्थ है आपका मास या मेडिटेड कम्युनिकेशन। सेकेंड आपका पर्पस या स्टाइल पे देख सकते हैं, तो उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फिर आपका डायरेक्शन पे आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और लास्ट आपका डायगोनल कम्युनिकेशन है। तो ये 3 चीज़ें आपकी डायरेक्शन के थ्रू आ जाती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद लास्ट आपका जो आता है कि संचार में क्या क्या बाधाएं आ जाती है, यानी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी आपके जब हम मैसेज देते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ जाती है। सबसे पहली बाधा तो आपकी शोर है। शोर एक रुकावट है जो संचार प्रक्रिया में किसी भी समय आ सकती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, बीच में आपका दिक्कत आ गई, आवाज़ पीछे से बहुत ज़्यादा आ रही है या फिर यहाँ से खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ आ रही है, तो मैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ। आपको सही से आपको जो भी मैं मैटर दे रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आता है। दूसरा कारण पर्यावरण भी एक प्रमुख कारण हो सकता है जो संदेश के संचार में बाधा डालता है। जैसे सड़क के किनारे शोर हो रहा है, व्यक्तियों का लगातार बातें बहुत तेज़ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बहुत तेज़ है या फिर बहुत हल्ला हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आपकी कम्युनिकेशन में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम शोर के अन्य रूप को भी देखें तो जैसे लिखावट, भारी उच्चारण या नरम भाषण या फिर संचार की खराब रोशनी वाला कमरा हो, तो ये सब चीज़ें भी आपकी रुकावट लाती है। यानी अगर हमें प्रभावी कम्युनिकेशन करना है तो इन सब रुकावटों को देखना पड़ता है कि ये सब चीज़ें ना आए, बैरियर्स ना आए और आपकी कम्युनिकेशन स्मूथली चलती रहे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए शोर में भी कौन कौन से शोर आएंगे। जैसे आपके शारीरिक शोर,
शारीरिक शोर में आपका भूख, आपकी थकान, आपका सिर दर्द, आपका दवा के कारण कोई होने वाली व्याकुलता जो होती है वो, ये सब शारीरिक शोर में आ जाएगा। जैसे अभी मेरी तबीयत अगर ख़राब हो तो मेरी आवाज़ बहुत भारी आएगी, थकान मैं महसूस कर रही हूँ तो मैं आपको ठीक से पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो ये क्या है? ये भी एक शारीरिक शोर है, यानी शारीरिक बाधा है, ठीक है, कम्युनिकेशन में। दूसरा आपका आता है बौद्धिक शोर, भौतिक शोर। भौतिक यानी कि फिजिकली जो आपके नॉइज़ आती है वो, जैसे कि हमारे भौतिक वातावरण में हस्तक्षेप का सबसे प्रत्यक्ष रूप क्या है? आपका ट्रैफिक हॉर्न, फिर ख़राब रोशनी, ये सब चीज़ें क्या आपकी भौतिक शोर में आ जाती है, यानी कि आपकी फिजिकली नॉइज़ में आ जाता है। थर्ड है आपका मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक वह बाधाएं होती है जो किसी व्यक्ति के मानस के भीतर निर्मित होती है, जैसे कि वे किसी व्यक्ति के विचारों या पूर्व कल्पित धारणाओं का परिणाम हो सकती है। इसमें आपकी फिल्टरिंग आ जाएगी। फिल्टरिंग का अर्थ होता है कि जानकारी में इस तरह से हेरफेर करना कि केवल अनुकूल जानकारी रिसीव हो सके। तो यानी कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको सही से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो मनोवैज्ञानिक बाधाएं आ जाती है, ठीक है। इसमें फिल्टरिंग के बाद आपका और भी धारणाएं जो होती है, जो मान्यताएं होती हैं, वो भी खराब संचार करती है। इसके बाद से अगर विश्वास और खुलेपन का स्तर भी है तो भी दिक्कत आती है, तो ये मनोवैज्ञानिक शोर के अंतर्गत आ जाता है। डर भी इसमें शामिल है, डर है, भावनाएं हैं, गहनता है, या खराब सुनना ये भी है, खराब परिधारणा भी हो तो भी है, परिवर्तन में प्रतिरोधक हो या असावधानी हो, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें आपकी मनोवैज्ञानिक शोर के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपकी हैं बाधाएं, ठीक है। इसके बाद से आपका आता है भाषा बाधाएं। भाषा बाधाओं की बात करें तो इसमें शब्द जाल, यानी कि रिसीवर जिस शब्दों को समझ सकता है उसी शब्दों में बोला जाए, जिस भाषा में समझ सकता है उसी भाषा में बोला जाए, नहीं तो भाषा बाधाएं आ जाती हैं। हर किसी का बोलने का तरीका अलग अलग होता है, एक ही कथन को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, ये प्रभावी संचार की प्रक्रिया को रोकता है। भाषा बाधाओं में आपका शब्द जाल, यानी आपका शब्दों का क्लियर होना चाहिए। अगर शब्द क्लियर नहीं है तो जो हमारा रिसीवर है वो सही से समझ नहीं पाता और उससे क्या करता है, वो आपका प्रभावी यानी संचार नहीं हो पाता है। तो ये भी एक रुकावट का कारण बन सकता है, ये भी एक बाधा का काम करता है। खराब संदेश दें तो भी भाषा बाधाएं हैं। अगर हम शब्दार्थ यानी जो हम अर्थ बताना चाहते हैं उसको भी हम ना समझा पाएँ तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये भाषा बाधाओं में आ जाता है। इसके बाद से मौखिक और गैर मौखिक संचार में असंगति हो तो भी ये दिक्कत आ सकती है, यानी कि हमारी भाषा बाधाएं आती हैं। न केवल हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए बल्कि हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारे शरीर की हरकतें, हमारा दिखावटीपन जो है या फिर भाषा का अनुरूप ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसी मैं हूँ नहीं, तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए। यानी मौखिक और गैर मौखिक संचार में असंगति नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर असंगति होती है तो ये भाषा बैरियर हो जाता है। इसके बाद से व्यक्तिगत भाषाई क्षमता भी इसमें इंक्लूड है। और फिर लास्ट आपका सांस्कृतिक बाधा है। सांस्कृतिक बाधा तब होती है जब विभिन्न संस्कृति के लोग एक दूसरे के रीति रिवाज को समझने में असमर्थ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असुविधा और कठिनाई भी आती है। यानी अगर हम दूसरे कास्ट के लोग हैं या फिर दूसरे लैंग्वेज के लोग हैं, दूसरे रीति रिवाजों को समझने वाले लोग हैं, तो उसमें बैरियर्स आते हैं। तो इनको भी कंट्रोल करने के लिए हमें कार्य को करना चाहिए, नहीं तो हमारी क्या आती है, सांस्कृतिक बाधा आ जाती है। तो ये भी एक बैरियर है, ठीक है। तो ये आपके बैरियर्स है, इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। लास्ट है आपका यांत्रिक बाधाएं। यांत्रिक बाधाओं के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे तकनीकी बाधाएं हो सकती है, संचार चैनल में गड़बड़ी हो सकती है, अस्पष्ट हस्तलेखन हो सकता है, या फिर शोर वाले टेलीफोन लाइनें हो सकती हैं। तो ये आपकी यांत्रिक बाधाएं हैं। ये तो रहा आपकी बाधाएं, यानी मैंने आपको पढ़ा दिया कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं, कितने उसके स्टेजेस हैं, फिर उसके बैरियर्स क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कम्युनिकेशन संबंधित और भी वीडियो मिल जाएंगे, उसे भी आप देख लेंगे। ये दोनों पार्ट्स को आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। थ्योरी पार्ट आप लोग को लिखना है तो आप लोग पास कंटेंट होना चाहिए, तो आप दोनों वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, समझ लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9452161001 पे। इसके बाद भी अगर कोई कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित और भी वीडियोज़ हैं, उसे आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।